हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अदिति शर्मा है और आज मैं आपके साथ चैप्टर 2 हिस्ट्री के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाली हूँ। इस चैप्टर का नाम है सल्तनत काल की शुरुआत। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 1, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क भाग, अढ़ाई दिन का झोंपड़ा डैश ने बनवाया था। अढ़ाई दिन का झोंपड़ा एक पूजा करने का स्थान है जहाँ पर मुस्लिम नवाज पढ़ते हैं और ये अजमेर में बनवाया गया है। इसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक सल्तनत काल के एक बहुत अहम राजा हैं, एक बहुत इम्पॉर्टेंट राजा हैं, क्योंकि वो लोगों में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे, बहुत पॉपुलर थे। तो अढ़ाई दिन का झोंपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। ख भाग, कुतुब मीनार को डैश ने पूर्ण करवाया। कुतुब मीनार को 2 बंदों ने बनाया था। उसकी नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी और उसकी पहली मंजिल तक कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी, पर उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ हो गई और वो उसे पूरा नहीं कर पाए। तो उसके बाद की 3 मंजिलें इल्तुतमिश ने बनवाई थी। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद थे, उनकी बेटी के हस्बैंड थे। तो कुतुब मीनार को पूरा इल्तुतमिश ने किया, पर उसकी नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। ग भाग, प्रांत या इक्ता का प्रधान अधिकारी डैश कहलाता है। इक्ता का मतलब क्या होता है? इक्ता का मतलब होता है ज़मीन। ज़मीन के मालिक को हम ज़मींदार कहते हैं। उसी तरह अगर हम ज़मीन की जगह इक्ता लिखेंगे तो इक्ता के मालिक को हम इक्तादार या फिर अक्तादार कहते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है घ भाग, इल्तुतमिश ने डैश को अपना उत्तराधिकारी बनाया। इल्तुतमिश के 4 बच्चे थे, उसके 3 बेटे और 1 बेटी थी, पर उसने अपने तीनों बेटों में से किसी को अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाया। उसने अपना उत्तराधिकारी अपनी बेटी रज़िया सुल्तान को बनाया, क्योंकि वो अपने भाइयों से ज़्यादा काबिल थी, ज़्यादा बहादुर थी, समझदार थी और हर चीज़ में उनसे आगे थी। इसलिए इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकारी रज़िया सुल्तान को बनाया था। नीचे 2 पिक्चर्स दी हुई हैं। जो पहली पिक्चर है वो अढ़ाई दिन के झोंपड़े की है जो कि अजमेर में है, और जो दूसरी है वो कुतुब मीनार की है जो कि दिल्ली में है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क भाग, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? देखिए, दिल्ली सल्तनत की शुरुआत तब हुई जब मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान जो कि आखिरी हिंदू राजा थे दिल्ली पे राज करने वाले, उन्हें हराया था। तो उसके बाद मोहम्मद गौरी वहाँ का राजा बना। तब से वहाँ पर सल्तनत काल शुरू हो चुका था, पर वास्तविक संस्थापक जिसे माना जाता है वो इल्तुतमिश है। क्यों? क्योंकि इल्तुतमिश के राज के समय उनकी सल्तनत ने सबसे ज़्यादा विस्तार करा, वो सबसे ज़्यादा बड़ी, और उन्होंने कई वक्त तक लोगों पे राज करा। इसलिए दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। ये साथ में जो फोटो है ये इल्तुतमिश की है। उसके बाद आता है ख भाग, 40 गुलाम सरदारों का संगठन किस शासक ने बनाया? 40 गुलाम सरदारों का संगठन। इससे पहले ये समझने की ज़रूरत है कि यहाँ पर गुलाम जो है वो एक समुदाय है, एक कम्युनिटी है। इसी समुदाय से इल्तुतमिश थे। वो एक गुलाम थे, पर वो अपनी मेहनत से अपने बल पर सुल्तान बने, राजा बने। तो उन्होंने ही 40 गुलाम सरदारों का संगठन बनाया था। तो आप याद रखिएगा कि इल्तुतमिश एक समुदाय से आते थे जो कि गुलाम समुदाय था, इसलिए उन्होंने ही 40 गुलाम सरदारों को संगठित किया था। अब आता है ग भाग, कुतुबुद्दीन ऐबक को लख बख्श क्यों कहा जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को उसकी उदारता के कारण लख बख्श कहा जाता है। वह लाखों का दान करने वाला दान प्रिय व्यक्ति था। ये साथ में जो फोटो है ये कुतुबुद्दीन ऐबक की है। कुतुबुद्दीन ऐबक अपने लोगों के बीच में काफ़ी मशहूर थे।
वो अपने लोगों का, अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखते थे। उन्हें पता होता था कि उनकी प्रजा में किस वक्त उनकी ज़रूरत है, और उस वक्त वो उनकी ज़रूरत के हिसाब से उनके पास वो सामान पहुंचा दिया करते थे। अपने लोगों का बहुत ध्यान रखते थे, सबके साथ प्यार से रहते थे, इसलिए उनको लखबख्श कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। घ भाग, दिल्ली सल्तनत में कौन कौन से राजवंशों ने शासन किया? दिल्ली सल्तनत में प्रारंभिक तुर्की वंश, गुलाम वंश, तुर्की वंश जिसे हम गुलाम वंश भी कहते हैं, जहां से इल्तुतमिश आए थे, उन्होंने वहां पर शासन किया। उसके बाद आए कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बाद वहां पर आए कुतुबुद्दीन ऐबक, जिन्होंने 2.5 दिन के झोंपड़ा और कुतुब मीनार बनाया, और जो अपने लोगों में काफ़ी मशहूर थे। उसके बाद इल्तुतमिश, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद थे, उनकी बेटी के पति थे, उन्होंने वहाँ पर राज करा, जिन्हें वास्तविक संस्थापक माना जाता है। उसके बाद इल्तुतमिश की बेटी रज़िया सुल्तान, जो कि इकलौती लेडी सुल्तान रही, ना उससे पहले कोई लेडी सुल्तान बनी, ना उसके बाद कोई बनी, उसने राज करा 4 साल के लिए। पर उसके बाद रज़िया सुल्तान को मारकर राज करा नसीरुद्दीन मोहम्मद ने। नसीरुद्दीन मोहम्मद के बाद गयासुद्दीन, बलबन आदि राजवंशों ने वहां पर आके राज किया। उसके बाद आता है अंतिम भाग, बलबन ने मंगोल आक्रमण से बचाव के लिए क्या किया? तो जब बलबन के ऊपर मंगोलों ने आक्रमण करा, तब उसने अपने बचाव के लिए क्या किया, ये देखने की ज़रूरत है। तो पहले मैं उत्तर पढ़ूंगी, उसके बाद मैं आपको उसके साथ साथ ही मैं आपको समझाऊंगी। बलबन ने मंगोल आक्रमणों से बचने के लिए सर्वप्रथम पुराने किलों की मरम्मत करवाई और नए किलों का निर्माण करवाया। जो पुराने किले थे, उनके दीवारें बहुत कमज़ोर हो चुकी थी, और बलबन को पता था कि अगर मंगोल तोप से उस किले पे हमला करेंगे तो वो आसानी से कुछ ही देर में पुराने किलों को गिरा सकते हैं। इसलिए उन्होंने पुराने किलों की मरम्मत कराई, उन्हें मजबूत कराया, ताकि वो मंगोलों का आक्रमण सह सकें, और साथ ही साथ नए किलों का निर्माण भी करवा दिया। दूसरा पॉइंट, वहाँ पर विश्वसनीय और अनुभवी अधिकारी तथा हष्टपुष्ट सैनिकों को नियुक्त किया, जो उनके विश्वसनीय थे, जिनके ऊपर उन्हें भरोसा था कि चाहे कोई मुझे धोखा दे जाए, मेरे ये वाले अधिकारी मुझे धोखा नहीं देंगे उन्हें। और उसके साथ साथ उनमें जिनमें अनुभव था, जो पहले कई सारी लड़ाइयाँ लड़ चुके थे, ऐसे अधिकारियों को वहाँ पर नियुक्त किया। साथ में हट्टे कट्टे सैनिकों को वहाँ पर नियुक्त किया, ताकि वो मंगोलों का सामना कर सकें। उसके बाद उनके लिए शस्त्र एवं भोजन सामग्री की व्यवस्था भी करवाई। भोजन एवं शस्त्र हर सैनिक की ज़रूरत होती है। अगर सैनिकों के पास शस्त्र नहीं है तो वह हाथों से बहुत ज़्यादा देर तक नहीं लड़ सकते, इसलिए उन्हें शस्त्र भी उपलब्ध कराए, और साथ साथ भोजन, जो कि हर काम के लिए ज़रूरी होता है, इसलिए भोजन भी उन्हें दिलवाया। ये नीचे 2 फोटोज़ हैं, जो पहली है वो रज़िया सुल्तान की है, और जो दूसरी है वो बलबन की है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया हो, और थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।